मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को आ रहा है। उद्योग जगत के साथ साथ आम आदमी, खासतौर पर मिडिल इनकम ग्रुप, आशावान भी है और चिंतित भी। जहां उसे महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसी नए टैक्स या करंट रिबेट के विड्रॉ होने का डर भी। We have invited renowned Dr. Mrityunjay Kumar to understand what we should expect in this year's budget. आइए डॉक्टर कुमार से जानते हैं आने वाले बजट के की हाइलाइट्स। और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। ही इज अ फिलोसॉफिकल डॉक्टरेट एंड ही हैज बीन एक्स ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड ही इज एमबीए इंजीनियर from the education qualification standpoint. He authors many books. One of the very important book is the Indraprastha Dialogues, and he is keen pursuer of artificial intelligence. So how he's driving various endeavors in terms of to see how AI could impact the economy in the times to come. Thank you very much, Dr. Kumar, once again for taking the time out and coming on to my talk. And the theme is what budget 2024 should give to आम आदमी। मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी को इस बजट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। 2024 की जो थीम लाइन होगी, व्हाट वुड बी द थीम लाइन फॉर बजट 2024? देखिए सर, सर थोड़ा तेज बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, अभी है आवाज ठीक है? जी बेटर है, बेटर है जी जी। धीरेन जी, ऐसा है, बजट हर एक साल आता है और सरकार हर एक साल उसमें कुछ न कुछ नया थीम लाइन डालती है, कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करती है। rather than going micro, I would like to go macro so that the things could be clear to the masses. और जहां तक हमने पिछले सालों में जो मोदी 2.0 या 1.0 में जो काम हुआ है, that has been we can say it is a two prong. First, for the infrastructure development. Second, something for the rural masses also. Middle class जो है that has been generally left unattended. जो हम ऊपर की बात करते हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है, वो भी मोस्टली दैट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरियाज। जैसे हाईवे जो हमारे बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, एम्स बने हैं, और भी बहुत सारे हाईवेज बने हैं। बहुत बहुत बड़ा पैसा हमारा हाईवेज में लगा है। तो रूरल इम्पैक्ट उतना देखने को नहीं मिला है। नहीं मिला है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द सोर पॉइंट, जो हम आगे आएंगे अपनी बातों में कि व्हाट वी शुड बी डिस्कसिंग एंड व्हाट वी शुड बी कमिंग आउट। जहां तक नीचे की बात है, नीचे की में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो उनको जो 80 करोड़ लोगों को जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, कोरोना के वैक्सीनेशन हमने दिए हैं, उनको इज्जत घर दिया है, उनको बिजली प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और नल जल की योजना हमारी रही है, और आयुष्मान योजना जो रही है, दैट इज फॉर द हेल्थ सेक्टर। तो सर आपने ये बोला, तो मेरा ये मानना है सर, हाँ मेरे ख्याल से 83-83.5 करोड़ फैमिलीज को हर महीने राशन दिया जा रहा है जी। तो सर एक इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। जी बताएं। वो ये कि क्यों दिया जा रहा है। आई मीन क्या हमारे 83 करोड़ परिवार इतने सक्षम नहीं है? क्या होता है सर ना, अगर इसी सवाल को अगर मैं रिपीट सवाल कर दूं कि नॉर्वे में या स्वीडन में या कनाडा में लोगों को हेल्थ फ्री दिया जा रहा है, एजुकेशन फ्री दिया जा रहा है, तो क्या दे आर नॉट गुड इनफ टू बियर देयर कॉस्ट ऑफ हेल्थ फॉर एजुकेशन? सो इट इज नॉट लाइक दैट। एक वेलफेयर इकोनॉमी होती है। वेलफेयर इकोनॉमी में ये गवर्नमेंट अपना प्रायोरिटी फिक्स करती है कि मुझे क्या क्या चीजें देनी चाहिए। कुछ जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, या कनाडा हो गया, या और भी है, वहां पे क्या तो वी आर प्रोवाइडिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट दोज थिंग्स। इंडिया थोड़ा हम लिटिल नीचे हैं, तो हमें हुआ कि सबसे पहले हम लोगों को माल न्यूट्रिशन से बचाना है, हमें लोगों को एटलीस्ट फूड प्रोवाइड करा देना चाहिए। तो दैट डज नॉट मीन कि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जनरल वो एक रहा है लोगों के मन में कि अरे 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ये तो नहीं है कि वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट।
ओके, एक गॉट कट योर ऑफ लाइन पॉइंट सर, डिसाइड किया। गॉट योर पॉइंट सर। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे फिर वापस आते हैं सर। व्हाट, एज ए कॉमन ह्यूमन, एज ए कॉमन इंडियन, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बजट? इस बजट में जो मेरी समझ में आ रहा है वो है कि इस बजट में एक मिडिल क्लास दैट हैज बीन लेफ्ट अनअटेंडेड, और इस कारण से इस बजट में दे शुड बी एड्रेस्ड। ग्रेट। अब तो कैसे जी बताएं, तो अब इनको लेफ्ट, एड्रेस कैसे तो करें? मिडिल सर, तो मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, तो जी उनको कुछ राहत या उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, उन्हें उनकी उम्मीद की जा सकती है। और क्योंकि जो भी डेटा भी हमारे पास है, वट एवर डेटा वी आर हैविंग ऑन द कारपोरेट टैक्स फ्रंट, ऑन द पर्सनल टैक्स फ्रंट, उन सबों से हमें पता चलता है कि जो पर्सनल टैक्स कलेक्शन का जो परसेंटेज है दैट इज मच हायर देन कारपोरेट टैक्स, विच इज नॉट इन फेवर ऑफ द मिडिल क्लास। उन्हें हम टैक्स रिबेट देना होगा। उन्हें हम एक अभी जैसे 5 लाख का लिमिट है हमारे पास कि हम उन्हें 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं करने सर ये देते हैं। लिमिट बढ़ने वाली है क्या? बढ़ने वाली है, मुझे लग रहा है कि लिमिट बढ़, अगर इफ देयर वुड बी गुड सेंस इन द वन सेकंड फाइनेंस सर, तो मिनिस्टर। हमारे व्यूवर्स, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए खुशखबरी होगी अगर ये टैक्स लिमिट बढ़ती है तो। पांच जी, लाख से का जो स्लैब है, 5 से 6 होता है या 7 होता है, वो सब मतलब जब बजट आ जाएगा, पता लगेगा, तो दैट शुड बी एनकरेजिंग न्यूज। इसको थोड़ा और मैं इनलार्ज कर दूं, सर, इस को, देयर आर 2-3 वेज जिसके द्वारा हम मिडिल क्लास के पॉकेट में ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। पहला, टैक्स लिमिट को बढ़ा करके, जो 5 लाख है उसको बढ़ा करके हम 7 कर दें, 8 कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें। दूसरा होता है कि कुछ और हम उन्हें, जैसे एटीसी, जी, जैसे जो भी हम सेविंग्स करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग हो तो गया, ओवरऑल इंश्योरेंस की टैक्स बर्डन सेविंग, कम किया जा सके। उस पे हम कुछ उनको छूट देंगे तो टैक्स बर्डन कम होगा। तीसरा हो गया पीएलआई स्कीम वगैरह है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उनके लिए, उसके हम टैक्स शॉप्स को, उसके इंसेंटिव्स को हम बढ़ाते हैं। तो हम्म। दीज आर 3-4 वेज जिसके द्वारा हम उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, उनके कंजम्पशन कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर स्लैब नहीं भी पड़ता है तो टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिट्स देने से मेरी हाँ, एनुअल इनकम पे इम्पैक्ट आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वे में। यस यस यस, तो उस तरीके के सॉप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये होना चाहिए, और आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग हंच है कि इट विल बी कमिंग, इट शुड बी कमिंग। ओके, दैट दैट शुड बी गुड सर, अगर वो होता है तो। जी और जी। सर, एक चीज और बताइएगा, इस बजट के अंदर क्या, जनरली जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए एक घर बहुत बड़ा सपना होता है, तो जो हाउस, buying house is a big dream coming to the truth, to the reality for average citizen here। तो सर उसमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है फर्दर? वो कंटिन्यू वहाँ रहेंगे वो जी बेनिफिट्स, या वो बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं, कैसा रहेगा? जी, वहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जी। अगेन इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा, जी। 3 पार्ट में बांट दूंगा। एक, हाउसिंग फॉर वेरी हाई इनकम ग्रुप, हाउसिंग फॉर मिडिल इनकम ग्रुप, एंड हाउसिंग फॉर लोअर इनकम ग्रुप। जहां हाउसिंग फॉर हाई इनकम ग्रुप, हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में क्या हाउसिंग प्राइसेस चला गया है, वेदर इट बी नोएडा, गुड़गांव और बैंगलोर और कहीं पे, वी आर गेटिंग ए फ्लैट इन 5 करोड़, 10 करोड़, इस तरह का बजट आ गया। दैट इज टू हाई ए प्राइस, बट आई थिंक द पीपल आर हैविंग डिस्पोजेबल इनकम विद देम, दैट्स व्हाई राइट। दे आर बाइंग। सो दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग। सेकंड आ गया लोअर क्लास का। लोअर क्लास के लिए गवर्नमेंट का जो की योजना है, जो मुझे लग रहा है, एंड दे शुड बी कमिंग आउट इन दिस बजट आल्सो, कि दे आर हैविंग ए वेरी मेगा प्लान कि हम 4 करोड़ लोगों को घर देंगे, जो हम जी, वो डिक्लेयर किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपने ओपनिंग सेशन में ये किया है। 3.0 में डिक्लेयर किया है। तो सर इसमें ये जी, प्रधानमंत्री आवास योजना चालू रहेगी या इसमें इसका कुछ चेंज होगा? इसी में इसी। प्रधानमंत्री आवास योजना ही चालू रहेगी, और उसमें और एलोकेशन बढ़ाया जाएगा, टारगेट बढ़ाया जाएगा, और ज्यादा लोगों को कवर किया जाएगा। दैट विल बी प्रोवाइडेड एट ए वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, और गवर्नमेंट के शॉप्स भी उसमें होंगे। सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग दैट मस्ट गो।
एज फार एज द मिडिल क्लास इज कंसर्न, मिडिल क्लास के लिए एक ही होता है, पहला हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और सेकंड हमारा जो हाउसिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शुड बी रीजनेबल. Our housing rate of interest would be reasonable. That is not going to enhance like anything. Reason being कि हमारी इकोनॉमी जुड़ी होती है बहुत सारे पैरामीटर से. वो पैरामीटर होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, वो पैरामीटर हमारा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट. ये सब चीजें इट इज इन ए वेरी गुड स्टेप. हमारा जीएसटी कलेक्शन एंड अदर थिंग्स दैट इज गुड. सो देयर इज नो चांस, सो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट आरबीआई विल गो फॉर increasing home loan rates. So तो there is no problem. आप सजेस्ट करते हैं आम आदमी को होम लोन ले लेना चाहिए लेना चाहिए to continue the benefits yes. of the schemes and policies of government of India. Yes. One should go for. और उसमें क्या है कि अभी जहां तक हाउसिंग बूम की बात हो रही है, it will remain in India. It will remain in India. It is not a bubble as such जो पब्लिक के माइंड में आ रहा है कि कहीं बबल तो नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट. सो मिडिल इनकम ग्रुप वालों को वन शुड बाय. ग्रेट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगाई का क्या होगा सर? महंगाई क्या बजट में आने वाला मतलब जो पास होने वाला है उसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वुड देयर बी द स्टेप्स, सर्टेन स्टेप्स, सम डिसिसिव स्टेप्स वेयर द इन्फ्लेशन कुड बी कंट्रोल्ड? क्योंकि सर मतलब कुछ भी ले, दाल चावल कुछ भी ले लीजिएगा, मतलब हर बढ़ रहा है और उसकी मार, महंगाई की मार काफी बुरी है, काफी भयानक है, तो लोगों को जो इम्पैक्ट कर रही है. देखिए सर, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के विपक्ष भी महंगाई का मुद्दा बहुत तेजी से बनाए हुए हैं. इन्फ्लेशन के 4-5 पॉइंट्स होते हैं. इन्फ्लेशन इज नॉट ए एब्सोल्यूट टर्म, इट इज ए रिलेटिव टर्म. नंबर वन, इन्फ्लेशन और भी 2-3-4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है. जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे इन्फ्लेशन होता है, होलसेल प्राइस के बेस पे इन्फ्लेशन होता है, रिटेल प्राइस के बेस पे इन्फ्लेशन है. जहां एक जो होलिस्टिक फिगर है इन्फ्लेशन का, वो सरकार की, गवर्नमेंट का जो उनका जो आइडिया है, उनका जो टारगेट्स है, इट इज वेल विद इन द टारगेट. 6% का इन्फ्लेशन इज नॉट ए वेरी बैड थिंग. इन्फ्लेशन अगर कहीं पे 9%, 8%, 10% अगर है, फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स, अमेरिका जैसी कंट्री के लिए तो 4% का इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है. They had to go up to 5.75% of inflation, and now they have returned back to 3% of inflation. तो उनकी कंट्री के लिए 3% inflation is very good. For a country like ours, a inflation rate of 5 to 6%, 7%, that is quite good. It is a healthy thing. तो हमारा डेटा वही बताता है. महंगाई जो मतलब आम आदमी को जो कम पढ़ा लिखा है उसको ये समझ में नहीं आता. उसको तो ये समझ में आता है 5 साल पहले मूंग की दाल 60-70 रुपए में थी, अब 170 में है. हाँ, वहां पे तो सरकार को देश की महंगा मतलब देश ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ जीने के लिए, खाना खाने के लिए. वहां पे सरकार को कुछ चीजें करनी होंगी. जैसे उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि पब्लिक डिमांड की या पब्लिक रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी चीजें हैं. वेदर इट बी पेट्रोलियम है, डीजल है, या खाने की सामग्री है, ये सब वेजिटेबल है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ हेल्थ, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग. ये जो हमारा इस कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा. अगर ये कॉस्ट रिड्यूस हो सके तो ओवरऑल इन्फ्लेशन वो चुभेगा नहीं पब्लिक. हम अगर 2-3 पॉइंट्स को उठाएंगे केवल कि ये हमारा चावल या हमारा प्याज, ये हमारा सर्टेन पार्ट, उसके बेसिस पे तो यस वी कैन से कि इट हैज ग्रोन 4-5 टाइम्स, 6-7 टाइम्स. बट ये कहेंगे कि द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, यस, आयुष्मान, आम आदमी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है उसको तो सिर्फ एक कॉस्ट समझ में आती है कि भाई मेरा महीने का बजट, मैं पहले मान लिया 2,000 रुपये खर्च करता था खाने पे, गरीब आदमी, तो अब उसका 3,500, 4,500, 4,000 तक जा रहा है वो खर्चा. जी. तो वहां पे एक और चीज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों को हमको देखना होगा. इनकम को हमको जो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट का जो की पॉलिसी है, मिनिमम वेजेस मस्ट बी इंश्योर्ड टू द जनरल पॉपुलेस. So labor policy overall should be, labor incentives and all that should be revisited. ये रिविजिट करना होगा, इंश्योर करना होगा कि उनके जो आज के इन्फ्लेशन से
रिलेटेड जो उनको वेजेज है वो मिले। जी गलती यहाँ पे हो जाती है कि लोगों को वेजेस नहीं मिल पाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहता है। दैट क्रिएट्स ए चास्म एंड दैट अफेक्ट्स द लोअर क्लास और द मिडिल क्लास। तो ओके दोनों पक्ष पे हमको काम करना होगा। राइट ओके सर सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर in this budget what would be the government of India disinvestment policy sir let me complete अपोजिशन कहती है स्पेशली कांग्रेस कहती है कि हमने असेट्स बनाए मोदी सरकार उन असेट्स को बेच रही है डिसइन्वेस्टमेंट हालांकि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का पार्ट है मैं मना नहीं करता हूं लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंट असेट्स की एट द सेम टाइम हम क्या नए असेट्स बना रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल चाइना है चाइना की पब्लिक ओन्ड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज बहुत ज्यादा हैं रियल एस्टेट में देख लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिएगा बिकॉज ऑफ विच बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है चाइना में yes there is an employment problem there also but not in comparison the higher rate of what India has of unemployment तो सर डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा आने वाले बजट में जी मैं बताता हूँ। देखिए, हमें न कांग्रेस को देखना है न बीजेपी को देखना है, हमें एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हमें देश को देखना है। यस अगर हम जो अपोजिशन जो बातें कर रही हैं कि हमने एसेट्स बनाए, अगर उन अपोजिशन वालों से ये पूछा जाए, सो कॉल्ड अपोजिशन, दे मे बी अपोजिशन फॉर समबडी, दे मे बी आई मे बी सब्सक्राइबिंग टू देयर आइडियोलॉजी और आई मे नॉट बी सब्सक्राइबिंग टू देयर आइडियोलॉजी। तो बात उसकी नहीं है, बात केवल इसकी है कि अगर हमने 1947 में हमने 250 टू 250 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमने बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिनमें नाम आप लेते चले जाएं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL, BEL, HEL, HAL, BSNL, MTNL, जितने भी नाम हम ले सकते हैं, वी कैन हैव द नेम्स, हिंदुस्तान स्कूटर लिमिटेड, जो भी नाम हम ले रहे हैं। जी जी अगर हम ये पूछा जाए कि लास्ट 70 सालों में या 50 सालों में या 75 सालों में कुछ भी हो, मैं कोई डेटा की नहीं कि 2014 के पहले और बाद वाली हमें विवाद में नहीं पड़ना है, हमें ये देखना है कि पिछले 70 या 75 सालों में इन PSUs ने कितना कंज्यूम किया फंड, रेवेन्यू जो भी है, और कितना इन्होंने बाहर दिया। की तरफ तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक अलग मुद्दा है सर जी, अगर बिल्कुल वो सही कह रहे देखेंगे हैं जी तो हम कह पाएंगे कि क्या हमने वो एसेट्स क्रिएट किया या हमने लायबिलिटी क्रिएट की है। ओके अगर ढंग से देखा जाए, वी हैव नॉट क्रिएटेड एन एसेट्स। परफेक्ट सर सो क्या हम इस बजट में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नई असेट्स क्रिएट करेगी विच विल बी पब्लिक ऑन जी, अब मैं ये बताना चाहूंगा, जी सर 2014 से 24 10 साल हुए हैं हमारे, जितने भी PSUs के प्राइसेज हम देख सकते हैं, स्टॉक प्राइसेज आप देखें, स्टॉक प्राइस, क्योंकि वही हमारा एक माध्यम हो सकता है वैल्यूएशन लगाने का, कि हमारा कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हमारा शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कितने पे चल रहा था 2024 में, कितने पे चल रहा है। आप BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL जो 21 रुपए पे चल रहा था, आज 300 रुपए पे चल रहा है। जो NBCC जो हमारा 12-13 रुपए पे चल रहा था, आज 150 रुपए पे चल रहा है। बहुत क्लियरली हम कह तो सर सकते पर हैं। सेंसेक्स तो कभी उसका स्टैंडर्ड नहीं रहा ना टू मॉनिटर या टू सर्टिफाई दैट इकोनॉमी इज इन अ ग्रेट स्टेट नहीं, मैं दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जो वैल्यूएशन 2010-11 में हमारे PSUs की वैल्यूएशन था और जी 2024 में हमारे PSUs के वैल्यूएशन, वही ना हमारा एसेट्स है। राइट डेमोक्रेसी तो एसेट्स है, और जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन और एक जो है एक सद्भाव वाली सोसाइटी, दैट इज ए नॉट ए टेंजिबल एसेट्स, वो तो इनटेंजिबल एसेट्स है किसी भी डेमोक्रेसी का। बट जो टेंजिबल एसेट्स है उनके वैल्यूएशन को देख लिया जाए और आज के वैल्यूएशन को देख लिया जाए, यस वी हैव री रेटेड 10, 12, 14, 15, 20 टाइम्स हम ग्रो कर चुके हैं। और जब 20 टाइम्स हम ग्रो करा करके अगर हम 10%, 20%, 25% अगर हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट आउटरेट डिसइन्वेस्टमेंट। वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस गवर्नमेंट, वी हैव गॉन फॉर आउटराइट सेल, बट हियर वी आर गिविंग 20%, 26%, 25%। This is one of the best, we can say,
A government should do what we are doing. We are re-rating our company also. We are bringing the smart management via हम कह सकते हैं कि partial disinvestment, and we are further making it grow like anything. So it is a bad understanding कि disinvestment हो रहा है and we are not creating assets. Yes, we are creating assets. ये अपने आप में ही एक asset creation है. So we should expect this investment would be continued, Yes. but it would be continued as a strategic piece of the Yes. capital gains Yes. for the That government will- of India. Yes, for the government. Okay, sir. Okay. So, sir, my next question is, क्या मेरा हेल्थ बजट, हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बढ़ने वाला है, सो दैट मी एज ए कॉमन मैन गेट्स बेनिफिटेड? सर ये तो मैं नहीं, सर एक जी। हेल्थ बजट और मेरा एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अब इस बजट में हेल्थ एक्सपेंडिचर और एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है या नहीं? जी, अगर इसको मैं थोड़ा फिर 2-3 लाइन एक दे करके फिर मैं बताना चाहूंगा। जी। जो भी बड़ी कंट्री है, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, वहां जो उनका जो बजट होता है एजुकेशन और हेल्थ पे, दैट इज क्वाइट सब्सटेंशियल एंड गुड. दैट रेंजेस फ्रॉम 7-8% टू 18-19, 17-18-20% तक का होता है बजट. जी। बट इट इज ए वेरी सॉरी साइन कि फॉर ए कंट्री लाइक आवर्स, हमारा एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट ये सब 2% ऑफ जीडीपी है, जो कि पिछले बार बहुत तो ही कम minuscule है. एजुकेशन बजट को कम कर दिया गया था सर। और कम कर दिया गया था. दैट इज ए वेरी सॉरी साइन. और इस पे मतलब जो हमारे अर्थशास्त्री भी हैं, जो हमारे नीति आयोग के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो हमारे गवर्नमेंट के जो बॉडी है, दे मस्ट थिंक इट वेरी डीप. ऐसा नहीं हो कि हम चाइना जैसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली पैसा हम डालते चले जाएं, और हम जो ये जो बेसिक चीजें हैं इसको अगर हम कैटर नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम ए राइट लाइफ. सो हमें थोड़ा सा इसमें रीबैलेंसिंग करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन और हेल्थ के बजट को. और जहां तक सरकार की बात है, बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, दैट इज ए, वो तो कयास है कि क्या करता है. बट जी। हमारी ये होगी कि दे शुड. Got it. सर लास्ट क्वेश्चन, सर बजट में क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या होगा सर? जी. क्योंकि बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं, मतलब सीजन, अनप्रिडिक्टेड रेन, अनप्रिडिक्टेड टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स, मेल्टिंग डाउन द ग्लेशियर्स. ठीक है, वो इंडिया में नहीं आते, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली तो हम पे इम्पैक्ट है एज ए प्लेनेट सर. तो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डू इन दिस बजट टू सेव द प्लेनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस? सर ये दैट इज ए वेरी बिग इशू. बहुत बिग इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है. वर्ल्ड लेवल पे दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड. ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, हमारे एसडीजी गोल्स डिसाइड हुए हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे पैरामीटर डिसाइड किए हैं. सोशल ऑडिट करना है, लेबर ऑडिट करना है, हमें क्लाइमेट ऑडिट करना है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है. लेकिन उतने सारे पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाना, उतना बजट एलोकेट कर पाना, जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो सरकार बजट नहीं दे पा रही है, माल न्यूट्रिशन के लिए बजट नहीं दे पाएगी, वो बजट इन्वायरमेंट के लिए सरकार दे नहीं पाएगी. दैट इज वेरी क्लियर. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सरकार को करना क्या होगा? सबसे पहला काम, जो सबसे बहुत कम पैसे वाला काम है, दैट इज जो वन रोपण की हम बात करते हैं, प्लांटेशन की बात करते हैं. प्लांटेशन में जैसे अभी हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है जी। कि वो 5 करोड़ पेड़ लगाएगी या कितना लगाएगी. हमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि कम से कम हम जितनी आबादी हमारी है 140 करोड़, तो हम इसका डबल यानी 300 करोड़ पेड़ हम एक साल में लगाएं. तो दैट विल बी हेल्पिंग अस हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को भी कम करने में, हमारे वाटर के रिटेंशन में, एज वेल हमारे ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करने में. तो सर मतलब ये
what you are telling me is कि हमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए या ओवरऑल इस सिनेरियो में कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इस बजट से। इस बजट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दे नहीं पाएंगे, उनके पास बजट है नहीं उतना, जो मुझे फील हो पा रहा है। आई डोंट नो दैट कल को जी क्या जी हो सकता है, जी वो लोग कैसे करेंगे, बट एज ए कॉमन मैन व्हाट आई फील, व्हाट आई परसीव, एंड एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन व्हाट दे आर गोइंग टू got गिव it. दैट इज क्वेश्चन। So thank you, sir. Thank you for your time. It was great talking to you. And guys, we've been lucky enough to have Dr. Mrityunjay Kumar here with us. आप सभी ने उनके विचार सुने और उनके अनुसार हमें एक पॉजिटिव बजट का एक्सपेक्ट करना चाहिए जुलाई 23 को, और जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी प्रस्तुत करेंगी। और हमें आने वाली समय में उम्मीद है कि ये पॉजिटिव बजट हमारे देश की उन्नति के लिए, आम आदमी के घर के लिए, अफेयर्स के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धीरेन जी, थैंक थैंक यू यू वेरी मच, व्यूअर्स, थैंक्स फॉर थैंक यू। योर टाइम।